पांचू जैसा आलसी और निकम्मा चोर देश में कोई नहीं है, ना ही कोई होगा, संभव ही नहीं है। वो बहुत ही आरामी है, बैठा है तो बैठा ही है, बीड़ी फूंक रहा है तो बीड़ी ही फूंकता जा रहा है। एक करवट लिए सोया है तो सारी रात उसी तरह बिता देगा। उसे लगता है कि दूसरी करवट बदलने के लिए क्यों बेमतलब मेहनत करे। अगर वो सोचे कि सुबह बाजार जाएगा तो बाहर निकलते निकलते दोपहर हो जाती है। एक जगह से हिलने डुलने का उसका मन ही नहीं होता। क्या खाना, क्या घूमना, क्या चोरी के लिए जाना, उसमें किसी बात का कोई उत्साह नहीं। इस बात पर घर में पत्नी से उसकी खटपट चलती रहती है। नृत्यकाली भवाचोर की लड़की है। भवाचोर की ख्याति सारे देश में फैली हुई है। नृत्यकाली के भाई भी नामी चोर हैं। केवल बाप भाई नहीं, उसके दादा, जेठ, फूफा, मौसा सब चोरी विद्या में निपुण हैं। ऐसे नामी परिवार की लड़की को पांचू जैसे नाकारे और आलसी का साथ ही बदा था। नृत्यकाली के बाप और भाई बड़े बड़े घरों में रहते हैं। अंधेरी रातों में घरों में घुसकर खूब खूब सोना, हीरे जवाहरात लेकर आते हैं। खीर, रबड़ी, पुलाव, रोहू मछली का माथा, चीतल का मांस, उनके घर में क्या तो नहीं पकता रहता है। नृत्यकाली की माँ और भाभियां कीमती जामदानी और बनारसी साड़ियां पहनती हैं, गहनों से लदी रहती हैं। नृत्यकाली पांचू के साथ मिट्टी के घर में रहती है। छत टीन की है। लाल मोटा भात भी दोनों समय तकदीर से ही जुट पाता है, नहीं तो भूखे रहो। तंगी का आलम रहता है। बाप, भाई, माँ और भाभियां नृत्यकाली को सब कुछ देना चाहते हैं, मगर उसे वो ठीक नहीं लगता। उसे ये बात अपने घर की तौहीन लगती है। पांचू से उसे गहरा लगाव है। पांचू बहुत आकर्षक है, एकदम राजपुत्र। किंतु कौन जानता था वो इतना आलसी है। उसके साथ नृत्यकाली की शादी करके माँ बाप माथा पीटते हैं, बीच बीच में धमकी भी देते हैं। जमाई है इसलिए मारपीट नहीं करते। आज दोपहर पांचू के साथ नृत्यकाली का फिर झगड़ा हुआ। घर में फांके की नौबत आ पहुंची थी। आज अगर गृहस्थ घर से पांचू को चोरी कर न लाए तो कल से उपवास। झगड़ा जल्द ही खत्म हो गया। उदास पांचू दीवार से पीठ टिकाए निढाल बैठा है। नृत्यकाली बहुत गुस्से में है। ये कहती हुई अपने मायके चली गई कि अगर आज कुछ न लाए तो उसे अपनी सूरत भी न दिखाना। गांव के एक सिरे पर नृत्यकाली का घर है और दूसरे सिरे पर बाप का घर। रोज एक बार वहां न जाने पर उसका भात हजम नहीं होता। नृत्यकाली तो चली गई। पांचू देर तक गालों पर हाथ टिकाए आकाश की ओर ताकता चुपचाप बैठा रहा। पेड़ों की आड़ में सूरज डूबने लगा। शाम घिरने को आई। पांचू ने तेल की कटोरी और सिंध काठी की ओर देखा। नहीं, और बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। गांव के लोगों के पास पैसा नहीं है। पांचू को चोरी करने के लिए 5 मील दूर शहर जाना पड़ेगा। वहां जाकर किसी बड़े घर में चोरी कर वापस आते आते रात बीत जाएगी। पांचू की आज बाहर जाने की इच्छा बिल्कुल नहीं थी, पर अब घर बैठे रहना संभव नहीं है। पांचू ने अपने शरीर पर सरसों का तेल मला। इससे घर में उसे कोई पकड़ ले तो वह छूटकर भाग सकेगा। उसने हाफ पैंट और बनियान पहनी, उस पर कुर्ता पायजामा पहना। घर में घुसने से पहले वो कुर्ता पायजामा खोलकर कहीं रख देगा, इससे भागने में सुविधा होगी। उसे सिंध काठी ली और निकल पड़ा। जब वो शहर पहुंचा तब काफी रात हो गई थी। इस रास्ते उस रास्ते से जाकर उसने कई घरों में ताक झाक की, मगर भीतर बत्ती जल रही थी। लोगों की बातचीत सुनाई दे रही थी। लोग जागे हुए थे। घर के लोगों के सो जाने पर ही तो घर में घुसा जा सकता था। वो गांव से 5 मील चलकर आया है, फिर इन गलियों में कब से घूम रहा है। वो थक गया है। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। सोचा यहीं सोकर रात बिताए और कल सुबह गांव वापस चला जाए। पर अगले ही पल ख्याल आया, किसी घर से कुछ दामी हथिया कर न ले जाने पर नृत्यकाली उसका खून कर देगी। इसलिए थोड़ा आराम कर वो बेमन से उठ बैठा।
इधर उधर घूमा, लेकिन आज तो शहर के लोगों ने जैसे कसम खा रखी हो कि जरा भी नहीं सोएंगे। ये लोग क्यों जगे बैठे हैं? पांचू को ज्यादा चलना फिरना भागदौड़ पसंद नहीं है। बस बैठे रहने या सोने की इच्छा बनी रहती है। पर ऐसा सोचते ही नृत्यकाली की याद हो आती है। लोग सो नहीं रहे तो भी कुछ न कुछ तो करना ही होगा। पांचू ने कुर्ता पायजामा उतार कर रखा और एक घर के चबूतरे पर बैठ गया। सामने के घर के एक कमरे में रोशनी जलाए कुछ लोग हैं हैं करते ताश खेलते नजर आए। वो थोड़ी देर उन्हें देखता रहा, फिर बोला, ओ महाशय, जरा सुनेंगे? खिड़की से पांचू की ओर देखते सभी एक साथ बोल उठे, कौन? कौन है रे? मैं हूं पांचू। और कितनी देर आप लोग ताश खेलेंगे? उनमें से एक बोला, ये कैफियत क्या तुझे देनी पड़ेगी? पांचू दांतों के बीच जीभ काटते हुए बोला, अजी ना, बात यह है कि ज्यादा रात तक जागना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं। तू जो जगा हुआ है, मेरा तो देर रात का ही काम है। चलिए अब सो जाइए। आप लोगों के ना सोने से काम शुरू नहीं कर पा रहा हूं। और पाजी समझ गया, तू चोर है। चलो पकड़ो तो बेटे को। बोलते हुए वे उठ खड़े। इन्होंने पकड़ लिया तो एक भी हड्डी नहीं बचेगी, ये समझते पांचू को देर न लगी। डर कर वो तुरंत चबूतरे से कूदा और कुर्ता पायजामा उठाकर भागा। अगले मोड़ के किनारे एक घर की आड़ में छुप गया। ताश खेलने वालों को बहुत खोजने पर भी जब उसका पता नहीं चला तो वे लौट गए। आज का दिन ही खराब है। देर तक वो आड़ से बाहर नहीं निकला। घूमते घूमते पांचू की नजर एक तिमंजिले घर पर गई। वहां अंधेरा छाया हुआ था, कोई आवाज भी नहीं, यानी सब सो गए हैं। पांचू घर के सामने कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा। सोचने लगा कि अंदर गया तो किसी मुश्किल में तो नहीं पड़ जाएगा। उसे लगा ऐसा कोई डर नहीं है। वो लोहे के ऊंचे गेट पर चढ़ा और दूसरी तरफ उतर गया। फिर बिल्ली की तरह चुपचाप आगे बढ़ा। पानी के मोटे पाइप पर चढ़कर दूसरी मंजिल पर देखा, एक खिड़की खुली हुई है और क्या आश्चर्य, उसमें जाली नहीं है। पांचू मन ही मन खुश हुआ। चोरों के देवता तस्करेश्वर इतने समय बाद उस पर मेहरबान हुए हैं। तपाक से पांचू खिड़की से अंदर जाकर एक दीवार से पीठ टिका खड़ा रहा। गहरे अंधेरे दीवालों का अभ्यस्त हो जाने पर देखा, बीच में एक बहुत बड़े बरामदे जैसी जगह को घेरे 4-5 कमरे हैं और हर कमरे का दरवाजा भीतर से बंद है। बरामदे में लकड़ी और कांच की अलमारियां हैं। एक दीवार पर कीमती घड़ी है। जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। इस घर के लोग थोड़ी देर पहले ही सोए हैं। नींद और थोड़ी गहरी हो ले। मैं भी परेशान हो गया हूं, थोड़ी देर आराम कर लूं, फिर काम शुरू किया जाएगा। दीवार से पीठ टिकाते ही उसे नींद आ गई। कितना समय बीत गया उसे होश नहीं था। दीवार घड़ी ने टन टन करके 2 घंटे बजाए, तब पांचू की नींद खुली। वो आंखें मलकर उठ खड़ा हुआ। और देरी करना ठीक नहीं होगा। वहां 2 दीवालों से लगी हुई 4 अलमारियां थी, 2 लकड़ी की और 2 कांच की। धीरे से वो उस ओर चला। अलमारियों में ताला नहीं है, खींचते ही पल्ला खुल जाता है। किसी के भीतर रजाई, कांथा, कंबल है, किसी के भीतर पहनने के कपड़े। एक कांच की अलमारी में चीनी मिट्टी के बर्तन भरे हुए हैं, दूसरी में तांबे और कांसे की कटोरी, गिलास और थालियां। यही सब। रजाई, कांथा और पुराने कपड़े ले जाने का कोई मतलब नहीं है। वो सब कोई नहीं खरीदेगा। तांबे, कांसे के बर्तन और दीवार घड़ी कीमती है। पांचू ने मन ही मन तय किया कि ज्यादा लालच ठीक नहीं। घड़ी और तांबे, कांसे के बर्तन लेकर वो चला जाएगा। बर्तन बांधने के लिए उसने 2 कपड़े निकाले। एक कोने में एक ऊंची तिपाई थी, उसे खींच लाया और दीवार घड़ी उतारी। ये सब करते करते वो थक गया। थोड़ा आराम कर कपड़ा बिछा बर्तन और घड़ी को जमा कर बांध रहा था, तभी दाहिने ओर के कमरे से कोई बाहर आया और पांचू को देखकर चिल्ला उठा, चोर चोर। इसके साथ ही हलचल शुरू हो गई। घर की सारी बत्तियां जल गईं।
सब कमरों के दरवाजे खोल लोग बाहर आ गए। सब मिल पांचू को लात घुसे मारने लगे। पांचू जितना आलसी उतना ही डरपोक था। दोनों हाथों से खुद को बचाते रोते हुए बोला, मारिए मत, सारा दिन मेहनत की है, उस पर से इतना पिटने से मेरे प्राण नहीं बचेंगे। एक आदमी गरजा, मारे नहीं तो क्या तुमको गोद में बिठा खीर खिलाएं, बेटा चोर। दुमंजिला पर जब ये हो हल्ला हो रहा था तो तिमंजिले से किसी की आवाज सुनाई दी, क्या हुआ रे, आधी रात को इतना चिल्ला चिल्ली क्यों कर रहे हो? जो पांचू को मार रहे थे वो एक साथ बोले, घर में चोर घुसा है, हम जरा उसकी धुलाई कर रहे हैं। तीसरी मंजिल से घर के मुखिया की फिर आवाज आई, कैसा चोर, एक बार देखूं, ऊपर ले आओ बच्चू को। पांचू डर गया, लड़के जब ऐसा कर रहे हैं तो इनके बाबा के हाथों उसकी क्या हालत होगी। किंतु भागने का कोई उपाय नहीं। बचपन में एक नाटक देखा था, अभिमन्यु वध। महाभारत में अर्जुन के लड़के अभिमन्यु को सप्तरथी घेर कर मार रहे थे। उसकी भी यही हालत हुई है। जिस फंदे में पड़ा है उससे जिंदा बाहर निकलना असंभव है। सब मिलकर उसे ऊपर ले गए। वहां एक बड़ी खाट पर एक बुजुर्ग लेटे हुए थे। पांचू को देखते हुए उन्होंने पूछा, तेरा नाम क्या है? पांचू ने कांपते कांपते नाम बताया। कहाँ रहते हो? पांचू ने वो भी बताया। तो बाबू आधी रात को घर में घुसकर सामान हथियाए बगैर चलता नहीं। पांचू ने कहा, क्या करूं बाबू, इसे छोड़ कोई और काम तो सीखा नहीं। मुखिया बोले, चोरी विद्या महाविद्या, अगर पकड़े न जाओ तो पकड़ में क्यों आया? मुखिया के साथ बात करते हुए पांचू का डर दूर हो गया। भला आदमी लगा। बोला, मैं बहुत आलसी हूं, चटपट कोई काम कर नहीं सकता। आपके घर में कब का घुसा था, उसके बाद बहुत देर आंखें बंद किए आराम करता रहा। और कोई होता तो सामान लेकर कब का भाग गया होता, आलस के कारण पकड़ा गया। मुखिया की नींद से भरी आंखें इस बार पूरी खुल गईं। सिर से पांव तक पांचू को देखा और बोले, बाबा, लोग मुझे कहते हैं आलसियों का राजा। दिन रात बिछौने पर पड़ा रहता हूं, अब जाकर मिला मेरा जोड़ीदार। गृहस्थ के घर चोरी करने आए और सुस्ताने बैठा रहे, ये पहली बार देखा। तेरे साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। आलसी है इसलिए तुझे माफ कर दिया, जा चुपचाप घर चला जा। फिर उसने लड़कों से कहा, उसे और मत मारो। पांचू उठने का नाम नहीं ले रहा था। मुखिया ने पूछा, क्या हुआ रे, घर नहीं जाएगा? हाथ जोड़कर पांचू बोला, खाली हाथ घर लौटने पर मेरी पत्नी नृत्यकाली दरांती से मेरा गला काट देगी। मुखिया बोले, ये तो बड़ी चिंता की बात हो गई। तो एक काम कर, किसी और घर से कुछ हथिया ले जा। सुकुचा कर पांचू बोला, यहीं शाम से बड़ी मेहनत करनी पड़ी है बाबू, मेरे हाथ पांव टूट रहे हैं। अब दूसरे घर में जाऊं और वहां भी तो पकड़ा जा सकता हूं। सभी तो आप जैसे दयालु नहीं हैं, मार कर मेरी चमड़ी उधेड़ देंगे। मुखिया बहुत चिंतित हो गई, बोले, झमेले में पड़ गया, देखता हूं। पांचू मौका देखकर बोला, रुपया पैसा बर्तन वर्तन कुछ न ले जाने पर बचूंगा नहीं, आपके पांव पड़ता हूं, कुछ करिए। उसने सचमुच बाबू के पांव पकड़ लिए। थोड़ा सोचकर मुखिया बोले, ठीक है, तांबे कांसे के थोड़े बर्तन कपड़े में बांध कर ले जा। खबरदार, दीवार घड़ी मत लेना, वो मेरे दादाजी की है। मुखिया के लड़कों ने खूब हल्ला मचाया। वे चोर को इस तरह प्रोत्साहन देने को राजी न थे। मुखिया ने उन्हें समझाया, पांचू आलसी है इसलिए क्या भूखा मरेगा? ओहो, भगवान का जीव है, तुम लोग इसको लेकर हंगामा मत मचाओ। लड़के मजबूर थे, बाबा की बात सुन चुप हो गए। इधर पांचू बाबा के पांव पकड़े रहा। उन्होंने हैरानी से पूछा, अब क्या है रे? पांचू रोते रोते बोला, बाबू, माल उठाकर इतना लंबा रास्ता चलने की ताकत मुझ में नहीं है। अगर बर्तन पहुंचा दे तो। परेशान कर दिया, देखता हूं। फिर बाबू ने एक लड़के को बुलाया और कहा, जा पांचू के घर ये सामान छोड़ा। बाबा को लड़के बहुत मानते थे।
जिसको कहा गया वो बर्तनों को लादे पांचू के साथ उसके गांव रवाना हुआ। ये बहुत पहले की बात है। मुखिया की तरह समझदार दयालु मनुष्य और पांचू जैसे आलसी चोर अब दिखाई नहीं देते।